सबसे पहले बात गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे की करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज देवभूमि के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह अब से कुछ देर बाद जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद सुबह 11:30 बजे आपको बता दें कि बन्नू स्कूल स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वे करीब 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 12:30 बजे से 1:30 बजे तक पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को भी लॉन्च करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह शाम 4 बजे हरिद्वार के शांति कुंज के स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और करीब शाम 5:45 बजे हरिद्वार आश्रम में अवधेशानंद गिरी और अन्य संतों के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अमित शाह का इंतजार कर रहा है उत्तराखंड। कुछ ही देर में अमित शाह उत्तराखंड पहुंचेंगे। 11:30 बजे बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पे वो पहुंचेंगे और घसियारी कल्याण योजना को अमित शाह लॉन्च करेंगे। और लखनऊ से अमित शाह निकल चुके हैं देहरादून के लिए। वहां की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उन तस्वीरों को भी अभी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह लखनऊ से देहरादून के लिए निकल रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमित शाह देवभूमि के दौरे पर आज हैं और ये जब बीजेपी के दफ्तर आज सुबह वो पहुंचे थे, अब वहां से देहरादून के लिए रवाना हुए हैं, उस वक्त की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता देहरादून से। सुनील, क्या अपडेट है? कब तक अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं और आने के बाद सबसे पहले कहां पर जाएंगे? देखिए अनुपम, करीब 11:15 बजे का समय निर्धारित है कि जब वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनकी अगवानी करेंगे। दोनों लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। इसके बाद सीधे हेली से देहरादून के जीटीसी हेलीपैड पहुंचेंगे और उसके बाद जीटीसी हेलीपैड से ठीक 11:30 बजे ये बन्नू स्कूल का मैदान है, इसी मैदान में पंडाल बनाया गया, यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि मंच पर जो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है उसका यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। कोऑपरेटिव विभाग की ये योजना है जो अहम मानी जा रही है उत्तराखंड में, खासकर महिलाओं के लिए। तो इसके आज अमित शाह लॉन्च करेंगे इस योजना को। ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो लंबे समय से जिस पर काम चल रहा था। ये वो पंडाल है जहाँ पर उस योजना को लॉन्च करने के बाद अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। और बीजेपी ने जो टारगेट किया है कि करीब 50,000 के आसपास लोग इस जनसभा में होंगे, ये बीजेपी का दावा है। और बीजेपी संगठन लगातार पिछले हफ्ते से ये कोशिश कर रहा था कि इस जनसभा में अधिक से अधिक पार्टी वर्कर्स को, अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा किया जा सके। ये एक तरह से बीजेपी के चुनावी कैंपेन का आज आगाज भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अब सभी को बेसब्री से इंतजार है, खासकर बीजेपी को। यहाँ पर करीब 1 घंटे तक अमित शाह इस जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, विभिन्न मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, इसके अलावा जो 70 विधानसभाओं के विधानसभा प्रभारी हैं, सह चुनाव प्रभारी हैं, उनके साथ वो एक अलग से मीटिंग करेंगे। और 2 से 3 बजे उनका बीजेपी कोर ग्रुप के साथ एक मीटिंग का भी, बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में मीटिंग लेने का भी कार्यक्रम है, जिसमें सभी सांसद और कोर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, महामंत्री, संगठन के महामंत्री, करीब 20 लोग। लेकिन ऐसे में यहाँ पर माना जा सकता है कि आज के दौरे से चुनावी अभियान को आगाज देने के साथ साथ वो मिशन मोड पर सभी लोगों से जुटने का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि अब वक्त काफी कम है 2022 के दंगल में। बिल्कुल अनुपम, ये जाहिर सी बात है कि जो अमित शाह हैं वो चुनावी नब्ज भी टटोलेंगे, प्रदेश की फीडबैक भी लेंगे। और खासकर जो घसियारी कल्याण योजना है, ये चुनाव को टारगेट करते हुए हम कह सकते हैं कि ये लॉन्च की जा रही है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप वोटर्स की संख्या देखें तो करीब 80 लाख वोटर्स में से 50% जो संख्या है वो महिला वोटर्स की है। और ये माना जाता है कि जब भी वोटिंग होती है उसमें पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाता ज़्यादा बूथ तक पहुँचते हैं। और इसी के मद्देनज़र बीजेपी ने टारगेट किया है घसियारी कल्याण योजना को। इस योजना के तहत पहाड़ की उन महिलाओं को जो
अभी तक घास काटने के लिए जंगलों में जाती थी, दिन भर खेतों में खटकती थी, उनको आसानी से अब घर पे साइलेज मिलेगा। 25 किलो की ये साइलेज की एक किट होगी और इसमें राज्य सरकार सब्सिडी देगी करीब बिल्कुल, 75%। बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका सुनील। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जमकर जूते चप्पल और लात घूंसे चले हैं। जिला पंचायत सभागार में कांग्रेस ने पौड़ी, चौबट्टा खाल और श्रीनगर विधानसभा सीटों को लेकर समीक्षा मीटिंग बुलाई थी। इसमें कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिद्रा समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान एक कार्यकर्ता द्वारा महिला कार्यकर्ता पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर हंगामा मच गया। गुस्साई महिला ने कार्यकर्ता ने जूते चलाने वहां पर शुरू कर दिए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अभद्र टिप्पणी से वहां पर महिला नाराज हुई और उसके बाद ये तस्वीरें वहां से सामने आई। हरिद्वार से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। हरिद्वार में 2 लाख रुपए की चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त के दौरान पकड़ा गया आरोपी के पास से 440 ग्राम चरस बरामद हुई है। आरोपी पर केस दर्ज किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अब तक 3,95,905 श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचे, जहां 2,10,105 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ धाम में अभी तक 1,13,909 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसके साथ ही गंगोत्री धाम में 31,286 और यमुनोत्री में 31,443 श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। तो ये आंकड़ा यहां पर सामने आया है कि 4 लाख के करीब यहां पर 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अब तक पहुंच गए हैं और यह आंकड़ा 4 लाख से थोड़ा सा कम है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में वीआईपी लोगों की पसंद डाम कोठी के सौंदर्यीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग की सुस्त कार्यशैली के चलते कुंभ के दौरान शुरू हुआ काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसकी वजह से हरिद्वार पहुंचने वाले वीआईपी लोगों को ठहराने में प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि काम खत्म किया जा चुका है। जल्द ही भवन राज्य संपत्ति विभाग को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कुंभ के अंतर्गत ये काम स्वीकृत हुआ था। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर था, मूल कॉन्ट्रैक्टर, वो कोविड से उसके घर में 2 से 3 डेथ हो गई थी, जिसके कारण वो काम छोड़ के चला गया था। उसके बाद दूसरे ठेकेदार को लगाया गया। वर्तमान में काम पूरा हो गया है। हमने उनको राज्य संपत्ति को अवगत भी करा दिया गया है कि इसको आप हैंडओवर कर लें और विधिवत रूप से जो उसमें स्वीकृति थी उसमें काम कर दिया गया है। चंपावत जिले में बीते दिनों आई आपदा ने 150 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। जिलाधिकारी विनीत तोमर के मुताबिक यह आंकड़ा सिर्फ सरकारी संस्थानों में हुए नुकसान का है। सरकारी भवन, सड़क, बिजली, पानी सहित कई संस्थानों में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें निजी लोगों को आपदा से नुकसान को नहीं रखा गया है। बात करते हैं तो सभी विभागों की जो परिसंपत्तियां हैं जो जन उपयोग में आती हैं सभी डैमेज हुई हैं और उनका आकलन भी किया जा रहा है। अगर हम अनुमानित अभी बताएं तो अनुमान के आधार पर बता सकते हैं कि 150 करोड़ से ऊपर का जनपद में विभागीय संपत्तियों में नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वीकेंड के चलते जहां बड़ी तादाद में पर्यटक लैंसडाउन का रुख कर रहे हैं, तो वहीं इस दौरान पर्यटकों को कई डेंजर जोन का भी सामना करना पड़ रहा है। NH 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच कई जगह भूस्खलन के चलते सड़कें टूट चुकी हैं, तो वहीं बरसात के बाद से हालात और भी खराब हो चुके हैं। आलम यह है कि कई पर्यटक आधे से ही वापस लौटने को मजबूर हैं। वहीं मामले में NH प्रशासन का कहना है कि जल्द ही सड़कों पर काम किया जाएगा। जिन पे आप सड़क खराब हो रही है, एक चूनाधारा लगातार वहाँ पर पानी, जो चूनाधारा का पानी है वो टायरों के द्वारा सरफेस पे आ रहा है। जैसे ही वो सरफेस सूखती है उसके बाद उस पर पैच का कार्य करते हैं। हमने WBM का कार्य उसमें कर दिया। कम रहे, अदरवाइज बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। कहीं कहीं पे तो बहुत सिंगल रोड हो रखी है, इसलिए हम चाहेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करें। कई जगह सड़कों में भी बीच बीच में जो है खड्डे हो रखे हैं, तो उसमें छोटी गाड़ियाँ उछल रही हैं।
आगे बढ़ते हैं। टिहरी डैम की झील से प्रभावित नंदगांव के विस्थापन की अब उम्मीद जगी है। इसके लिए पुनर्वास विभाग द्वारा टीएसडीसी को लेटर जारी कर 29 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। टिहरी डैम की झील के पानी के उतार चढ़ाव के चलते झील से सटे नंदगांव में भूस्खलन और भूधसाव हो रहा है। इससे मकानों में दरारें बढ़ रही थीं तो कई मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके थे। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे थे। ये नंदगांव की है 29 करोड़ के लगभग। कब तक उम्मीद है सर इसके हो जाएगा विस्थापन की कार्रवाई? यहाँ से तो हमने प्रस्ताव 3 दिन पहले भी भेज चुके हैं। जैसे आता है हम उस हिसाब से उसकी कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एनएमसी ने मान्यता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस साल टीम के निरीक्षण की संभावना कम बन रही है। कॉलेज में अब तक 5 डॉक्टरों ने नौकरी छोड़ दी है। पहाड़ के युवाओं को भी उम्मीद थी कि इस साल 100 सीटों के लिए प्रवेश होगा, लेकिन संभावना कम ही दिख रही है। एक फैकल्टी है, उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। उनके अपनी पारिवारिक कुछ समस्या थी तो इसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया है। बाकी जो जूनियर रेजिडेंट हैं तो उनका टेन्योर पोस्ट होती है, 1 साल के लिए वो अपॉइंट होते हैं। तो उसमें से कुछ लोगों का पीजी में सिलेक्शन हो गया है, कुछ अपने और जगह कहीं ऑप्शन मिला होगा तो वो लोग जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश जीना और उनके बेटे से हुई मारपीट ने नया रंग ले लिया है। जिन गिरीश कोटनाला पर उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया, वो खुद खून से सनी हुई शर्ट पहने हुए रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक महेश जीना और उनके साथ आए लोगों ने उनसे मारपीट कर उन्हें लहूलुहान किया। ये लोग सल्ट में उनकी सक्रियता से डरे हुए हैं और उन्हें बार बार नोएडा चले जाने की चेतावनी देते रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उन्हें और उनके ड्राइवर को पीटा गया है। आगे बढ़ते हैं। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली से तमाम स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। यह ऐलान शुक्रवार को रिलायंस जियो और गूगल की ओर से किया गया है। कंपनी अपने इस फोन को मेड फॉर इंडिया स्मार्टफोन कह रही है और इसे काफी कम कीमत पर उपलब्ध करा रही है। दिवाली पर जियो का धमाकेदार तोहफा 1999 रुपए में मिलेगा। जियो फोन नेक्स्ट, बजट में कीमत, ईएमआई का भी ऑप्शन। जियो का जबरा फोन, पहले इंटरनेट और अब स्मार्टफोन से क्रांति लाने को तैयार है जियो। लॉन्चिंग के लिए त्योहार और कीमत भी तय हो चुका है और उसे जग जाहिर भी किया जा चुका है। जियो फोन नेक्स्ट दिवाली पर लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को फोन की कीमत, फीचर्स और अन्य ऑफर्स की जानकारी साझा कर दी। ये फोन आप मात्र 1999 रुपए देकर बाकी कीमत ईएमआई के जरिए भी चुका सकते हैं। अब फोन को खरीदने का तरीका भी जान लीजिए। जियो फोन नेक्स्ट खरीदने के लिए निकटतम जियो मार्ट डिजिटल स्टोर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या 70182 पर व्हाट्सएप के जरिए हाई लिखें। इसके बाद कंपनी की तरफ से कंफर्मेशन मिलने पर जियो मार्ट रिटेलर के पास जाकर अपना फोन कलेक्ट कर सकते हैं। फोन को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि गूगल और जियो की टीमें भारतीय उपभोक्ताओं के लिए त्योहारी सीजन में जियो फोन नेक्स्ट को लाने में सफल रही है। मैं हमेशा 1.35 अरब भारतीयों के जीवन को समृद्ध, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल क्रांति की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखता हूं। फीचर्स की बात करें तो ये एक स्मार्ट और शक्तिशाली कैमरा से लैस फोन है जो पोर्ट्रेट मोड जैसे विभिन्न फोटोग्राफी मोड के साथ आता है। इसका नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें देता है। बता दें कि 24 जून 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने RIL के सालाना एजीएम में अल्ट्रा किफायती 4G हैंडसेट का अनावरण किया था। कंपनी के मुताबिक जियो फोन नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।